सबसे पहले तो आप सबका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। आपको तकलीफ इसलिए दी गई है कि चंद कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री गजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र जी राठौड़, नेता प्रतिपक्ष किरोड़ी मीणा जी और अन्य भाजपा के बड़े नेता राजस्थान प्रदेश की सरकार के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बयान दे करके राजस्थान की जनता को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। गलत तथ्यों के आधार के ऊपर वो अपनी बातें रख रहे हैं। और जिन्होंने 4.5 साल तक कुछ भी नहीं किया, नेता प्रतिपक्ष हों चाहे प्रतिपक्ष की हैसियत से प्रदेश अध्यक्ष हों, अब वो चुनावी साल में एक माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। और वो जो माहौल बना करके वो ये साबित करने का कुप्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं। इस कुचेष्टा में लगे हुए हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और राज्य की सरकार अच्छा शासन नहीं दे पा रही है। इस तरीके के कुप्रयास ये लोग बाग कर रहे हैं। उसके संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक एक बिंदुवार उनकी बातों का मैं जवाब दूंगा। फिर आपको पीडीएफ और आपको ये जो हमने तैयार किया डॉक्यूमेंट वो भी मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी और तमाम नेताओं को एक चुनौती देना चाहता हूँ कि वो अपने 2014 और 19 में जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया था उसको रख लें, और हमारा जो घोषणा पत्र है जो 2018 में हमने कांग्रेस पार्टी ने दिया था उसको रख लें। और किसी भी मंच पे किसी भी रूप में बहस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। उनका जो घोषणा पत्र थे, चाहे वो केंद्र सरकार के थे, वो चाहे वो राज्य सरकार के संबंध में थे, 9% भी उनके वादे पूरे नहीं हुए। हमारे वादे 94% से भी अधिक हमने पूरे वादे पूरे किए हैं। इसलिए ये कहना कि राजस्थान की सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, बल्कि मेरा ये आरोप है कि केंद्र की सरकार ने जो देश की जनता और राजस्थान की जनता से वादे किए थे वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। 25 में से 25 सांसद होने के बाद में भी। फिर दूसरी बात, मंत्री गजेंद्र सिंह जी का मैं बयान देख रहा था। वो कह रहे हैं कि राजस्थान टॉप 5 में था और फिसल कर नीचे आ गया। मैं कहना चाहता हूं कौन से पैरामीटर हैं आपके पास में, कहां राजस्थान नंबर 1 है, वो मैं आगे चल करके आपको डिटेल में बताऊंगा। भ्रष्टाचार की कार्रवाई के नंबर में वो बार बार आरोप लगाते हैं। देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अगर कहीं कोई जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें नाम राजस्थान नंबर 1 है। जितने भ्रष्टाचार के मामले हमने बनाए हैं और जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को और लोक सेवकों को हमने पकड़ा है, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि 2019 से 31 मई 2023 तक एसीबी ने 1935 कार्रवाई की। 1800 अधिकारी, कर्मचारी और लोक सेवक शामिल हुए। और जो स्वीकृतियां हैं उसमें भी 1972 भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में हमने स्वीकृति दी है। और 2022 में रिकॉर्ड 719 अभियोजनों में हमने स्वीकृतियां जारी की हैं। और बीजेपी की सरकार ने 5 साल में सिर्फ 1536 मामलों के अभियोजन स्वीकृति जारी की थी, जो हमारी 1972 है। दूसरी तरफ जहां भी भ्रष्टाचार का मामला दिखा, पारदर्शिता के साथ में
हमने कार्रवाई की है, चाहे वो आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का मामला हो, चाहे एसओजी ने पेपर लीक का मामला हो, चाहे सेक्रेटरीट में जो भी पैसा मिला, सोना मिला, उसमें बाकायदा डीजी को, सीएस को बुला करके, मीडिया के बंदों को बुला करके पूरी पारदर्शिता के साथ में सामने रखा गया और अपराधियों को पकड़ा गया और गंभीरता के साथ में गहन जांच की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति नहीं छूटे। इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आरपीएससी के मेंबर को बीजेपी ने नहीं पकड़ा, हमारी सरकार ने पकड़ा। आरपीएससी के साथ साथ जो पेपर लीक का मामला था, उसमें जितने मुलजिमों को हमने पकड़ा, वो चाहे ईडी हो, चाहे दूसरी एजेंसी जो भी काम कर रही हैं, वो उन्हीं पर्चिनों पे वहीं चल रही हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। जबकि होल्ला इतना किया गया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ईडी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, सीबीआई में चली जाएगी तो ये हो जाएगा। ये सब का सब एक प्रोपोगंडा था। इस तरीके का माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे थे। अपराध गठित हुआ, अपराधी पकड़े गए, पुलिस ने कार्रवाई की, एसओजी ने कार्रवाई की, अब भी कार्रवाई कर रही है। आगे भी एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। अभी भी एक व्यक्ति को 18 साढ़े 18 लाख रुपए लेते पकड़ा, वो भी हमारी पुलिस ने पकड़ा, कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने कोई जासूसी करके नहीं पकड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस के ऊपर आधार पे काम करते हैं और पारदर्शिता के साथ में हम लोग काम करते हैं। पेपर लीक माफिया को कोई आज का नहीं है। सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक माफिया जो है वो पनपा तो वो पिछला भारतीय जनता पार्टी का शासन था, जिसमें बार बार हर परीक्षा के पेपर लीक होते थे, लेकिन जब तक वो पेपर लीक मान करके निरस्त नहीं करते थे, जब तक हाईकोर्ट में लोग जाते और पीड़ित लोग हाईकोर्ट से आदेश लेकर के आते और हाईकोर्ट कहता कि ये पेपर लीक प्रमाणित माना जाता, आप इसको निरस्त कीजिए। हमारे समय में एक भी ऐसा प्रकरण नहीं है कि हाईकोर्ट ने ये कहा हो कि आप पेपर लीक है, इसको पेपर लीक को मानिए। हमने स्वयं संज्ञान लेते हुए जहां भी ये लगा, हमारी सरकार को सोर्स के आधार के ऊपर तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करने का हमने काम किया है। और यहाँ तक भी आरपीएससी के मेंबर को भी पकड़ा, पैसे सहित पकड़ा, और किसी के साथ में किसी तरह की कोई स्थिरता नहीं बरती गई, किसी तरह की कोई उसके पक्ष में फेवर नहीं किया गया। तीसरा, जो अपराध के आंकड़े ये गिनाते हैं, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण नीति जो देश में पहला राज्य है राजस्थान, उसमें लागू है। उसके बावजूद भी राजस्थान में प्रति लाख महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दर 105.4 है, जबकि असम में 168.3, दिल्ली में 147.6, उड़ीसा में 137.8, हरियाणा में 119.7, तेलंगाना में 111.2। ये सब वो स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस का शासन नहीं है, इन्हीं लोगों का, या दिल्ली में आपका शासन है। मध्य प्रदेश दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत करीब 48% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 28.6%। महिला अत्याचार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत 45.2%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 26.5%। महिला अत्याचार के प्रकरणों में पेंडिंग प्रतिशत 9.6%, जबकि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 31.7%। आईपीसी के प्रकरणों में राजस्थान में पेंडिंग प्रतिशत करीब 10%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 35.1% है। ये जो अपराधों की बात करके एक माहौल खराब करना चाहते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। पता नहीं कौन से आंकड़े इन भाजपा के नेताओं के पास में आते हैं, क्योंकि ये इनकी जो मूल पॉलिसी है आरएसएस के पाठशाला से निकलती है। एक झूठ को 100 दफा बोलो, वो सच जैसी लगेगी और आपकी बात पे विश्वास कर लिया जाएगा। और आप जो मिशन लेकर के आए हैं कि ऐसा माहौल बना दो, एक परसेप्शन बना दो कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है,
राजस्थान में ठीक नहीं हो रहा, उस परसेप्शन में उसको मदद मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं जो है वो बढ़ने की बातें कर रहे हैं, जबकि सही बात नहीं है। भाजपा सरकार के समय कभी जयपुर, कभी मालपुरा, कभी बारा में दंगे होते थे, कभी लिंचिंग, कभी जिंदा आदमी को काटकर आग से जलाने की घटनाएं भी राजस्थान में हुई हैं। पिछली सरकार की तुलना में आधी ही सांप्रदायिक घटनाएं नहीं होने दी गई, और जहां भी कोशिश की गई असामाजिक तत्वों के द्वारा तुरंत उसको रोक दिया गया। भाजपा के लोग जहां भी सांप्रदायिक माहौल बनता है, दंगे का माहौल बनता है, उसको उकसाने का काम करते हैं। कभी भी राजस्थान के हित में वो नहीं देखते। जबकि जोधपुर में जो घटनाएं हुई उसमें स्वयं मंत्री गजेंद्र सिंह जी वहां सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ करो, रोड के बीच में बैठ जाते हैं। इस तरह की घटनाएं भी हमने देखी है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी की बात करने वाले लोग आज उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी तरह की नौकरी केंद्र की किसी भी उपक्रम में, किसी भी सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई, जबकि हमारे द्वारा 2 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई, 1.25 लाख के लगभग चल रही हैं, और 10 लाख से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे द्वारा रोजगार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत भी 1,96,843 युवा बेरोजगार जो है वो भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। फरवरी 2019 से फरवरी 2023 तक कुल 6,22,043 पात्र अभ्यर्थियों को बेरोजगार भत्ता प्रदान किया गया है, जिन पर कुल 1927 करोड़ रुपए 1,927.90 करोड़ रुपए अब तक व्यय किया जा चुका है। जेजेएम के अंदर 20,000 के घोटाले के गलत आरोप लगा करके राजस्थान की छवि को बदनाम करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री स्वयं जल संसाधन मंत्री होकर के, और इस तरीके के भाजपा या केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बेबुनियाद आरोप लगा करके राजस्थान की छवि को खराब करना चाहते हैं। जबकि उनको चाहिए था कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल को देखते हुए यहाँ पर पानी की हमेशा से कमी रही है, इसलिए उनको विशेष पैकेज देकर के 90-10 या 80-20 का रेशो करना चाहिए था, जो 50% किया गया, और उसमें भी शायद 45% ही किया गया। जो 10% पैसा जन सहयोग से लेना है वो हमारी सरकार दे रही है, ये नहीं दे पाए। और जेजेएम में इस तरीके के घोटाले के आरोप लगाने वाले लोग खुद केंद्र में सत्ता में बैठे हैं। अगर कोई घोटाला हुआ तो उन्होंने जांच क्यों नहीं कराई? केवल और केवल माहौल खराब करके लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो केंद्रीय मंत्री के ऊपर आरोप लगे, पहले उनकी वॉइस जो आई और उसके आधार पे कोर्ट में जाना पड़ा, और फिर संजीवनी का मामला आया और कोर्ट में जाकर के दिल्ली में उनको हाई कोर्ट में जोधपुर से स्टे लेना पड़ा, तो ये शोभा नहीं देता है। ऐसे व्यक्तियों के, आचरण वाले व्यक्ति भी अगर बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो वो केवल राजस्थान में माहौल गर्मा करके, माहौल को खराब करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने तक सीमित रहना चाहते हैं। जिम्मेदारी की बात वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कर्ज माफी के मामले में माहौल बनाया जा रहा है। मैं आज भी मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो 50,000 रुपए तक का स्टेट कोऑपरेटिव का कर्जा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने घोषणा की थी हमारे 3 दिन के कांग्रेस विधायक दल के धरने के बाद में, उसमें से 2,000 करोड़ रुपए दिए और 6,000 करोड़ रुपए हमको देने पड़े, और तमाम स्टेट कोऑपरेटिव के तमाम किसानों के समस्त कर्जे हमने 6,000 और 8,000 अलग से देकर के 14,000 करोड़ रुपए देकर के तमाम कर्जे माफ किए। जो नेशनलाइज कर्जे की बात, बार बार नेशनलाइज बैंकों के कर्जे की बात आ रही है, हमने चिट्ठियां लिखी, बार बार लिख रहे हैं, आज भी प्रेस के माध्यम से कह रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है। और मोदी जी ने इससे पहले वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का राज आ गया तो मैं किसान के कर्जे माफ करूंगा, और मनमोहन सिंह जी ने यूपीए सरकार के समय 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे
माफ करके ये दिखा दिया था कि किसान के हित में यूपीए सरकार है, आप नहीं हो। तो जब यूपीए सरकार में 72,000 करोड़ के कर्जे माफ हो सकते हैं, तो केंद्रीय सहकारी बैंक और नेशनलाइज बैंकों के वन टाइम सेटलमेंट का पैसा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती, और उनके लिए कोई पॉलिसी लेकर के आगे क्यों नहीं आना चाहती है? केवल और केवल माहौल बनाना चाहते हैं। उनको राहत जनता को देनी नहीं है, न देश के लोगों को देनी है, न राजस्थान के लोगों को देनी है। बार बार कह रहे हैं कि किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं। हमने एक इससे भी पहले विधानसभा जब सत्र था तो 5 एकड़ तक किसान की जमीन नीलाम नहीं होने का जो कानून पारित किया था, आज भी महामहिम राज्यपाल के यहाँ अटका हुआ है। अगर इनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो इनको उस पर आगे काम करना चाहिए। बार बार बाजरे की खरीद की बात कर करके और ये अपनी जो एमएसपी, अनिवार्य एमएसपी का जो वादा इन्होंने किया था, उस वादे से अपने आप को मोड़ना चाहते हैं। सबको पता है कि बाजरा जल्दी खराब हो जाता है और उसका यहाँ पर कोई राजस्थान में लेने वाला नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर बाजार या देश के अंदर इसको खोल दिया जाए तो उसके बाद में इस बात को देखा जा सकता है। बार बार बिजली के जो हमने पहले 1200 रुपये जो है वो 12,000 रुपये साल के जो देने का हमने काम किया था, और उसके बाद में 2,000 यूनिट कृषि कनेक्शन के फ्री कर दिए और 200 यूनिट 2 महीने का जो बिल आता है उसका 200 यूनिट फ्री घरेलू, और उसके बाद में उसका जितना भी सरचार्ज है वो भी फ्री करने का काम किया। इससे इनके बौखलाहट हो गई और इसका कोई जवाब ये ढूंढ नहीं पाए, इसलिए अनर्गल बिजली के मामले में लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या किसान को 2,000 यूनिट कृषि का बिल माफ़ करना और 100 यूनिट प्रति माह 2 महीने का 200 यूनिट का घरेलू बिजली का माफ़ करना, क्या ये रेवड़ियाँ हैं? क्या किसान को मजबूती देने का इनका धर्म नहीं बनता था? लंपी में पूरे देश में अगर लंपी की बीमारी आई और गायों की मौत हुई तो 1 पैसा किसी स्टेट ने या केंद्र ने कोई नहीं दिया, और हम बार बार मांग करते रहे कि लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए और लंपी बीमारी को, और इस प्रकार से केंद्र से जो रिलीफ का पैसा है उस के फंड से पैसा मिल जाए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और हमने 40,000 रुपये के हिसाब से जितने भी गायों की मौतें हुई थी, करीब 72,000 या 76,000 का आंकड़ा होगा, जो हॉस्पिटल में एक दिन भी उसने किसी ने पर्ची कटाई हो या दिखाया हो, तो उसके आधार पे हमने देने का काम किया। इसमें भी बरगलाने का काम करते हैं। क्या 40,000 रुपये किसी किसान की मदद करने को आप रेवड़ी बताना चाहते हो? तो ये आप कृपया स्पष्ट करने का काम करें। 2019 से 21 तक SC/ST के विरुद्ध अपराधों की तुलना अगर हम करें तो हरियाणा 49.8%, MP 36.26% की बढ़ोतरी है, उत्तर प्रदेश में भी 11% की बढ़ोतरी है, जबकि राजस्थान की इससे कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि MP में आदिवासियों पर पेशाब करने की घटना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी इस देश में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक व्यक्ति के ऊपर भाजपा का कार्यकर्ता या नेता पेशाब करता है, और उससे भी बड़ी बात शर्म की ये है कि वहाँ का मुख्यमंत्री किसी दूसरे व्यक्ति को बुला करके और उसके पैर धोता है और नौटंकी करता है और ये दिखाने की चेष्टा करता है। तो इससे बड़ी तो शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। इनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो सामने आता है। करौली जोधपुर में हिंसा के मुख्य आरोपी आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप सब देख सकते हैं कि जोधपुर में कौन ABUP का था, उसकी रसीद भी मैं लेकर के आया हूं, उनकी रजिस्ट्रेशन की 2021 की। अगर वो नकारते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां के होने के बावजूद कोई भी ट्वीट नहीं करते उस घटना के बारे में, इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। ये जो बम धमाके की बार बार माहौल बनाने की, हिंदू मुस्लिम का बनाने की और धर्म के आधार पर ले जाने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं, ये इनकी विफलता के कारण से इनके शासन में हुआ था। और हमारे शासन में आपने पता होगा कि जो तफ्तीश हुई थी उसके आधार पर आजीवन कारावास की उनको सजा, फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब कोर्ट का
मामला है कि किस टेक्निकल आधार पे उन्होंने क्या फैसला दिया, लेकिन हमें सबसे बड़े अटॉर्नी जनरल को खड़ा करके और हमने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कराई है। फिर भी हर भाजपा का नेता एक ही बात कहता है, देखो ये हो गया हिंदू मुस्लिम, चाहे वो उदयपुर की घटना हो चाहे वो और कोई सी घटना हो, हर मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इनको कोई किसी बात से मतलब नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी के ऊपर बात नहीं करना चाहते, जो इनको करना होता है उसके ऊपर बात नहीं करके केवल स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करके छवि धूमिल करने का प्रयास करते रहते हैं। त्योहारों के तक को नहीं छोड़ा, कहते हैं कि साहब त्योहारों में वहाँ हिंदू त्यौहार होते हैं उसमें धारा 144 लगा दी और वो ये नहीं लगा दी। ये सब इनकी आरएसएस की पाठशाला में सिखाए गए ये इनके नवाचार और हमारे लिए बहुत ही प्रदेश के लिए बहुत ही दर्दनाक उनकी जो विचारधारा है, बहुत ही तकलीफदेह विचारधारा है कि हर बात को हिंदू मुस्लिम जोड़ करके और अपनी बातें करते हैं, जबकि सभी जगह जब भी धार्मिक त्यौहार होते हैं किसी भी धर्म का हो उसमें एहतियात बरतने के लिए सरकारें आदेश निकालती रही हैं, कोई आज नई चीज़ नहीं होती है। पुजारियों के मानदेय 3000 से 5000 हमने कर दिया और साज सज्जा पाठ के लिए भी पैसे हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इनको तो भाजपा को वोट देता है वही हिंदू दिखता है, इसके अलावा उनको कोई हिंदू दिखता नहीं है। उदयपुर में 48 घंटे में पकड़ लिया, एनआईए आज तक उनको सज़ा नहीं दिलवा पाई, लेकिन ये इसका ठीकरा भी हमारे ऊपर फोड़ना चाहते हैं, ये खुद कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। 2024 में भारत सरकार पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, इसका कोई जवाब नहीं देंगे ये, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 2014 में भारत सरकार पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था जो आज बढ़कर 160 लाख करोड़ रुपए हो गया, इसका जवाब नहीं देंगे। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देनी, इसका जवाब नहीं देंगे। किसान की आमदनी दुगुनी करनी थी, इसका जवाब नहीं देंगे। और फिर कहते हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। अरे भाई, नहीं सहेगा राजस्थान तो तब है जब 25 में से 25 सांसद देने के बाद में और मोदी जी के बड़े बड़े वादे करने के बाद में एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और 25 सांसद 25 के 25 बिल्कुल नक्कारा निकले, निकम्मे निकले और एक भी काम उन्होंने नहीं किया। और एक दिन भी मोदी जी के सामने या लोकसभा में या राज्यसभा में इनके लोगों ने अपनी बात नहीं की। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोगों के प्रति उन्होंने क्या किया हो। हमने महंगाई राहत कैंप चलाए, एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं गया, जबकि आपने देखा होगा कि कैंपों में 1 करोड़ 80 लाख परिवारों ने भाग लिया और जो महंगाई को राहत बीजेपी को देनी चाहिए थी वो कांग्रेस की राजस्थान की सरकार दे रही थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने भाग नहीं लिया। ये केवल अपनी कभी घेराव यात्रा, कभी जन आक्रोश यात्रा, कभी कोई दूसरी अभी नहीं सहेगा अपमान यात्रा, इस तरीके के एक क्लिष्ट शब्द ला करके लोगों को भ्रमित करने की कुचेष्टा में लगे हुए हैं। 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को जीरो बिल आ रहे हैं, ये इनके समझ में नहीं आता। महंगाई के इस जमाने में हर वर्ग को राहत देने के लिए 10 तरीके की गारंटी हमारी सरकार दे रही है, उसके ऊपर एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता है। मैं समझता हूं कि जो जन आक्रोश यात्राएं ये निकाल रहे हैं उसमें 1000, 500, 400, 800, 700, जयपुर में आपने देखा होगा कि कुर्सियां खाली रह गई और राजेंद्र जी राठौड़ साहब को ये कहना पड़ा, आपको मेरी कसम है 10, 5, 20 मिनट आप एक बार कुर्सियों पे आ जाओ तो मेरी इज्जत रह जाएगी। तो ये इनके इस तरीके के जो आक्रोश है या इनकी जो विरोध प्रदर्शन है उसकी बात है। आज टमाटर का क्या भाव है, अन्य चीज़ों का क्या भाव है, मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, आपने क्या किया महंगाई के ऊपर, उसके ऊपर आप बता दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो जितनी भी यात्राएं ये निकाल रहे हैं वो सारी विफल हैं। एक मैं डाटा लेकर के आया हूँ, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको पेश दे भी दूंगा हार्ड कॉपी भी, कि हम राजस्थान किसमें अच्छा है जिसकी ये कभी बात नहीं करते। हम हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में नंबर 1 हैं, हम 25 लाख के इंश्योरेंस में एकमात्र राज्य है, हम सबसे ज़्यादा नए सब सेंटर खोलने में नंबर 1 है पूरे देश में, नए पीएचसी और सीएचसी खोलने में नंबर 1 है,
सरकारी मेडिकल खोलने में नंबर 1 है। देश में सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडी टावर राजस्थान में बन रहा है, कहीं नहीं है। किसी राज्य में सर्वाधिक यूनिवर्सिटी हैं तो उसमें राजस्थान नंबर 1 है। कॉलेज खोलने में नंबर 1 है। नई सिविल सर्विसेज अधिकारी देने में नंबर 1 है। नौकरी देने में हम नंबर 1 हैं। ओपीएस सबसे पहले देश में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने में नंबर 1 है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में नंबर 1 है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क देने में हम नंबर 1 है। दूध उत्पादन हो, ऊन उत्पादन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, सब में हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं। अब केंद्र की सरकार जो हमको रैंकिंग दे रही है उसमें भी मैं बताना चाहता हूं, अनाज, तिलहन, दलहन, चना उत्पादन में नंबर 1, बाजरा, सरसों उत्पादन में राजस्थान नंबर 1, मनरेगा के काम देने में नंबर 1, स्मार्ट सिटी मिशन में नंबर 1, पर्यटन मंत्रालय द्वारा रैंकिंग जो जारी होती है सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के अंदर नंबर 1 और 2, और इंस्पायर अवार्ड में नंबर 1, जन समस्या निराकरण पब्लिक ग्रीवेंसेस रिट्रेशल में नंबर 1, आर्थिक विकास दर में मामले में देश में 2 नंबर पे। हम 2030 के विजन पे काम कर रहे हैं और ये राजस्थान को गर्त में ले जाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। एक बात जो सबसे प्रमुख इनकी पूरे एजेंडे में रहती है, पेपर लीक। पेपर लीक, ये पेपर लीक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समस्या है। किसी भी देश में किसी भी सरकार ने इसके ऊपर अंकुश लगाने का हमारी सरकार के समय से पहले कोई प्रयास नहीं किया। मैं एक नमूना देना चाहता हूं। गुजरात में जूनियर क्लर्क परीक्षा, बिहार में लोक सेवा आयोग, बिहार में एसएससी, उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल परीक्षा, यूपी में टीईटी परीक्षा, आंध्र में पब्लिक सर्विस कमीशन। ये मैं साथ में दे दूंगा, 50 है, मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, समय जाया होगा। सारी की सारी है जहां पूरी देश में हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में, पिछले सरकार के समय में, मैं खुद चीफ व्हिप था, इतने पेपर आउट हुए जिसकी संख्या गिनाऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन सारे पेपर आउट हो रहे थे, सरगना खुलेआम पेपर बेच रहे थे। और इन्होंने केवल जो कोर्ट से आदेश दिया तभी पेपर लीक माना, बाकी पेपर लीक के आधार के ऊपर जिन लोगों ने मिसयूज किया सिस्टम का और भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी पा गए, जो आज भी नौकरी में लगे हुए हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूर्ववर्ती सरकार के समय क्या है, ये राजस्थान की विधानसभा की प्रक्रिया और नियम और जो हमारा जो परिपाटी है उसको एक तरीके से ये कलंकित कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये दुरुपयोग कर रहे हैं।